Hello, am I audible and screen is visible? सर। हाँ। यस सर। ठीक 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 है। तो जैसे हमने देखा था ना कि साइकिल 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। साइकिल 1 सर साइकिल योर वॉइस इज सर योर वॉइस इज लैगिंग। ओके। अभी ठीक है। नो सर। नो सर। नो सर। एक मिनट यार, फिर नेटवर्क का इशू है फिर तो। ठीक है क्लास, फिर 5 मिनट डिले होगा, मतलब 2:35 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। अब वॉइस ऑडिबल है सही से? यस सर। अच्छा, ठीक ठीक। तो वी आर डिस्कशिंग अबाउट द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे टू टू बी कंसिडर्ड है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल फेज। द ट्रांसफार्मर्स आर अबाउट टू टू टाइप्स ऑफ देयर आर ट्रांसफार्मर। मतलब टू से ज़्यादा भी होते हैं, बट मेजरली अगर ऐसे देखोगे तो टू होते हैं। वन दैट इज ऑपरेटिंग ऑन द सिंगल फेज, वन दैट इज ऑपरेटिंग ऑन द थ्री फेज। और जब थ्री फेज में से एक फेज अगर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू एनी फॉल्ट, तो टू फेज पे तो वो ऑपरेट कर ही रहा है, तो उसको हम स्कॉट कनेक्शन बोल रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ। तो व्हाट इज द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट? तो एम जो है वो है टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, एंड द अदर एम ऑफ सर दैट। आवाज लैग हो रही है सर। आवाज अभी भी लैग हो रही है? सबके सबके एंड पे हो रहा है क्या ये इशू, या बस? नो सर। यस सर। नहीं मतलब कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है, तो फिर सर समझ लो। यस सर। अभी ठीक है। यार क्योंकि मैं तो अपने एंड में मोबाइल पे कनेक्टेड हूँ अभी, तो कॉलेज वाईफाई पे कनेक्टेड भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा माउंटेन रीजन भी है, तो इतना तो अब होगा ही जो हो रहा है, सो वही चाहिए ना। या तो मैं सर अभी रिकॉर्डेड ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में दे दूंगा, जैसे कि दोनों ही क्लास के लिए भी सही होगा वो वाली चीज है, अगर जैसा मतलब जैसा चीज बोलो। यस सर। यस सर। अगर वैसे बोलो, क्योंकि वो आप लोगों के भी टाइम भी मतलब ऐसा है कि कंज्यूम हो रहा है ना, मतलब चीजें समझ रहे हो ना कि क्लास तो लगी रही है हम लोगों की, मतलब 3:40 जब तक भी है, बट चीजें हैं कि वॉइस लैग होगा ऐसे, तो आप लोग भी नहीं समझ पाओगे, तो फिर वो आप लोगों के लिए भी इश्यू होगा। रिकॉर्डेड वीडियो।
बाकी इसलिए मैं अपने एंड पे एक बार रिकॉर्ड करते ही रहता हूँ कि मतलब चीजें जो बता रहा हूँ ना, जैसे वो लैग हो जाता है, तो क्योंकि मैं तो यहाँ पे रेगुलर कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, लाइव क्लासेस का यही फायदा होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के ये सारे डीमेरिट्स तो आते ही हैं। अच्छा ये बताओ, किसी ने कल जो मैंने भेजा था वो भरा था? हेलो? बोल्ट का भेजा था सर आपने? हाँ हाँ, मैंने नहीं भेजा था, वहाँ टीएनपी सेक्शन से भी आया था वो, उसमें भी किसी ने मतलब कोई इंटरेस्ट लिया था, कोई है मतलब हमारी क्लास में? सर उसमें फीस भरनी थी सर उसमें। मैं फीस भरने की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बोला टेस्ट दिया था। यस सर, टेस्ट तो सर आसान था उसका, वो तो कुछ कितने नहीं था। मार्क्स आए थे? सर पता नहीं, मैंने सर दो दो तीन क्वेश्चन सर गलत भी हुए थे, फिर भी 10 आ गए। 10 आ गए? ऐसा तो यस नहीं सर। था, मैंने एक क्वेश्चन जान के इसलिए गलत भी करके देखा था, तो 9 ही थे। तो नंबरिंग ऐसा तो, या तो ऐसा अगर तुमने फॉल्ट निकाल लिया, फिर तो वही चीज अगर रिकॉर्डेड सीन में हो या तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट हो, तो उन बोल्ट वालों को भेजो, और वो तुम्हारे लिए मतलब वही ट्रबल शूट यही सीखना है ना, मतलब समझ रहे हो टेक्नोलॉजी का मतलब, द आर्ट ऑफ डूइंग द थिंग। तो यस सर। तुम्हें चीज़ों को वो अगर जैसे तुम वहाँ पे निकाल पा रहे हो, ये कि आपने मतलब आपका या तो उनका सिस्टम कुछ दिक्कत हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर है तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट, मेरे साथ भी शेयर करना। और नहीं सर, स्क्रीनशॉट तो नहीं है सर। नहीं तो वो स्क्रीनशॉट रखो, मतलब फिर ये गलती किए हो, मतलब ऐसी चीज़, वो चीज़ बता रहा हूँ, मतलब एज अ सीनियर एंड टीचर दोनों ही चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़, कि एनीथिंग वर्थ डूइंग, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा था वो तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था उसे, कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जैसे कि आप लोगों के लिए हो सकता है वो क्वेश्चन टफ होगा या इजी होगा, जो भी होगा, बट मेरे लिए तो वो कोई मतलब ऐसा था, नॉर्मल था, ठीक था। और कुछ क्वेश्चन मेरे लिए भी टफ था, इसलिए एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने ऐसा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जान के गलत किया था। तो चीज़ें होती है गलती, मतलब एग्ज़ाम का मतलब ही यही होता है कि बेसिकली टू डेवलप योर स्किल्स। और इन द बीटेक ओवरऑल सेमेस्टर यू विल बी गोइंग टू गिव ऑलमोस्ट, आई थिंक अबाउट 50 एग्जाम्स और मोर। तो मतलब दिस इज टू मतलब क्रिएट अ सेंस ऑफ फियरलेसनेस इन यू कि यू कैन फेस एनी एग्जाम, एंड द एग्जाम्स ऑफ लाइफ आर मोर चैलेंजिंग देन द एग्जाम्स ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस, तो यू शुड बी एबल टू फेस इट। अभी मोस्ट ऑफ you are in the first year, when you will go to fourth year, then fourth year or third year only, now the gate forms are for third year also. So in the third year only you will be going to fill your form. Is it okay? ओके सर। सर आपने भी किया था क्या सर? क्या चीज? सर वही जो बोल्ट का, जो सर हाँ हाँ, प्रोग्राम था। मैंने तो किया ही है, मैंने उसे फिर बाद में रजिस्टर भी कर दिया है। तो अगर जैसे आप लोग आओगे ना यहाँ पे वापस, जब भी ज्वाइन करोगे, तो उस पे जो भी चीज़ होगा, कंटेंट वगैरह होगा, वो सब चीज़ मेरे पास रहेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब जो भी इंटरेस्टेड हो, अगर कोई ऐसे भी इंटरेस्टेड हो ना, तो वो कोलैबोरेट करके, क्योंकि देखो वो बहुत बीटेक लेवल का प्रोजेक्ट करवाएंगे, मतलब अभी या एम टेक लेवल का करवाएंगे, बहुत से बहुत हो सकता है रिसर्च लेवल का भी, अगर मेरे काम का भी कुछ होगा प्रोजेक्ट, तो इसलिए मैंने तो इसलिए भी ज्वाइन कर रहा था, देखा टीएनपी से मुझे भी मेल आया हुआ था, तो डेट्स व्हाई आई हैव आल्सो फील्ड। उसके बाद फिर मैंने देखा कि तुम लोगों के लिए भी ये सबसे मतलब, अभी यू आर इन द फर्स्ट ईयर, यू आर डूइंग द बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब, तो इट विल बी अ मतलब हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया है तो आई हैव ज्वाइंड, ठीक है। तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब कभी ऐसा होगा कि मैं मुझे टाइम नहीं मिलेगा, एक दो घंटे का कोई सीरीज ही है, तो यू कैन ज्वाइन बाय माय आईडी, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप उसे करने की कोशिश करो। जहाँ पे भी कोई भी हेल्प होगा तो मैं करूँगा, अगर मुझसे नहीं होगा तो फिर बोल्ट वाली टीम रहेगी हमारी, तो उससे भी हेल्प लेंगे मतलब। तो उस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वरी नहीं करना है। द ओनली थिंग इज दैट कि यू शुड लर्न मैक्सिमम, ठीक है। बाकी चीज़ तो बताया ही है कि कैसे क्या चलना है, तो ये क्लियर है सभी को? कोई जो जो इंटरेस्टेड है वो हैंड्स मतलब हैंड्स रेज करना।
चलो ठीक है, आप लोगों का मैं ऐसे एक स्क्रीनशॉट टाइप कुछ रख लेता हूँ, जो मैं कभी होगा ना तो मैं बाद में एक बार व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर देना। चलो, वॉइस तो ऑडिबल है, ठीक है ना, चल रहा है मतलब अभी तो क्लियर है ना? हाँ, तो अब नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल हुआ होगा बार बार, क्योंकि अभी हमने जब जस्ट ज्वाइन किया था ना, तो हो सकता है कभी कभार बैंडविड्थ में भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कॉल चल रहा है, तो वो ठीक हो जाता है। यही सब चीज़ सीखना है आपको टेक्नोलॉजी में, कि कैसे हम प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करें। मतलब सबसे ज़्यादा जब व्हेन यू विल बी गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, व्हाट दे आर एक्चुअली सीइंग इन यू, कि हैव यू डेवलप्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब ही होता है कि द आर्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स इजली। तो हाउ यू आर, मतलब यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड यू आर एक्चुअली सॉल्विंग इट। तो मैंने शायद बताया होगा, इसी क्लास को बताया था कि दूसरी वाली क्लास को बताया था कि टेक्नोलॉजी क्या होता है बेसिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बताया था। अच्छा सर, मैं हाँ हाँ, ये यही बताया था ना, तो वही चीज़, अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एम था टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये हल्का जानते ही होगे आप 12th में, और बाकी होगा तो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। The next aim of our experiment was to obtain the equivalent circuit parameters from open circuit and short circuit test. We will be performing open circuit and short circuit test. Actually, we have already performed for you. तो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड में है, तो वी विल बी शेयरिंग द videos of the experiment also with you, live video experiments and live readings. So what you have to do कि you have to use that reading only and make the calculation, required calculations. And next what we have to do is to estimate the efficiency and regulation at various load. So what we are meaning by the efficiency, so the efficiency, what any device that we are using that has particular efficiency, like in the earlier days while you have seen the rheostatic fan regulator, so they have lower efficiency. Then what happened ki there is a boom in electronics world, and we have also switched to the power electronics. We have used the power electronics fan regulator, and now their efficiency is much more. Another transition what you can see is from the electric bulb. The incandescent lamp that we are using are having power wattage of 100 watt or 200 watts, and their lifetime is very less. By less lifetime, what we are meaning, कि 6 months or 1 year. That is the example of 6 months or 1 year should be given by the layman. But being an electrical engineer, you will be saying कि that has a lifetime of 1000. मतलब you can switch on and switch off the incandescent lamp what you got for rupees 10 1000 times, and in the 1000 times its filament will burn out, or its, मतलब one, some experiment may take 1025 times, 1040 times. Some experiments may take 10 or 20 times, 50 times, 100 times. So average value what we get from all those value is around 1000. Similarly, for the CFL lamps that you are using, that have some lifetime expectancy of 5000 to 7000 cycles. So how we are calculating the value? So these values are calculated by the average, and that is the basic thing that you will be learning by doing the experiments. कि you are taking two readings, three readings, four readings, multiple readings you are taking, and after that what you are concluding कि what will be the value of that particular observation. Like I am measuring a distance between, let's say, Delhi to Patna. So I was measuring the distance first time, and the distance came about 1020 kilometer. Next
time you should be clear about the units also. When I'm when the measurements are taken, the first thing that is taught in the physics is units and dimension and measurements. So that was the basic introduction of yours in the technology field, the sciences and the technology. So the technology part started from the science, why we are doing this. So actually, we are measuring the distance from Delhi to Patna, and the first observation came as 1020. The next observation, the another student have performed the same measurement, and he is getting 1040. So what I as a matlab third person, if I have to give a random value to that, so I will give something between 1020 and 1040. So my mind will be first answer that. What you will give the as the first answer? Anyone voluntarily? Let's say कि this is the point A and this is the point B, and we are measuring the distance. The observation 1 is 1020 kilometer, and the observation 2 is 1040 kilometer. So if I have to give the exact, let's say, from these two observation only, when you are giving some bank exam or something like that, there these questions are of aptitude exams, aptitude questions. In the gate also, the basic full form of gate exam is graduate aptitude test in engineering. So there is also aptitude test, but that is of engineering level. So that is the full form of exam. So anyone who wants to give the answer? 1030. Huh. So the first thing that you will get, and you should be confident about your answer also. The most 1030 kilometer. The first thing that will come to mind is 1030 only. But can you say this is correct? No, sir. Huh. So this you should be knowing. Ki the first thing that is coming to my mind is 1030, and by logic, by reasoning, by anything, it is coming like that only 1030. If I would say 1022, let's say, so I would be favoring the observation one. If I would be saying 1032, so I would be favoring the observation two. But the first thing that you will be learning in the measurements and other thing, that you should be unbiased. The observation 1 and the observation 2, both are of equal importance to you. So the first thing that came to the your mind is very good, 1030 kilometer only. And being a layman or being an engineer or being a person only, 1030 kilometer is right, but we cannot say is it is 100% right, because if it is 1030 kilometer, then how can the observation to be 1040 kilometer if the length is length of the scale? So that's why we are taking the standards. You have learned in your basic physics that how we are measuring 1 meter, 1 second. Have you heard of these things or not? One Yes, and sir. हाँ, तो those who have not मतलब who are not recalling this should look back into their physics once again. And these are the basic building blocks on which we are now laying the foundation. So this should be, if someone is saying ki what is the use, don't think like that. They are very useful. They are matlab, like the cells of the body. So if you are recalling these things, you are matlab doing very good. If you are not recalling,
no problem, look back into that. And if you are not recalling and not looking back into that, then there is a problem. So you are not developing actually the problem solving skills. So I hope I am clear from this example. Now we are looking back into the theory. So the physical basic of the transformer is mutual induction between the two circuits linked by a common magnetic field. Transformer is required to pass the electric energy from one circuit to another by magnetic. They are not physically linked. They are matlab in the auto transformer the two windings are physically linked also. When you are learning, you have not learned the basic course of the transformer na till date. You have been introduced to electric machine subject or something like that. I hope not. So transformer is required to pass. Huh? What, sir? Transformer is required to pass the electric energy from one circuit to another via the medium of the pulsating magnetic field as effectively and economically as possible. This could be achieved by using either the iron or steel, which serve as a good permeable path. The thing permeable path you have learned in the class 11th, class 12th, in the third chapter, magnetism, permeability, permittivity, these things. So these are very basics for you being in electrical engineering. So this should be, you should be looking back into that again and again. For the mutual magnetic flux, an elementary linked circuit is shown in figure 1. The principle of operation of this circuit can be explained as follow. So now we are looking into the principles. So let an alternating voltage V1 be applied to the primary coil of N1 turns linking to a suitable iron core. A current flows in the coil establishing a flux phi-p in the core. This phi-p is the primary flux. This flux induces an EMF E1 in the coil to counterbalance the applied voltage V1. This EMF is E1 is equal to N1 d phi by dt. So what it is saying is that we have a coil here. We are applying a voltage at its input, and here it is developing an EMF. Is it clear? Looking back again. Yes, sir. Let an alternating voltage V1. So this is our V1. This is our V1 that is applied to the coil of N1 turns linking a suitable iron core. So here there is a iron core. Here is iron core and this coil has N1 turns. What after that? A current flows in the coil establishing a flux phi-p in the core. The flux in the core is phi-p. This flux induces an EMF E1 in the coil to counterbalance the applied voltage V1. What you have learned from the Lenz's law, कि there will be a opposite EMF to what happens कि there is a primary flux linked in the coil, current I is flowing. So what Lenz's law is saying कि when you are giving the voltage V1, let's say, so an EMF is set up to oppose this voltage. So the plus minus polarity is same.
here the plus, here the plus, and here the minus to oppose the applied voltage V1. Is it clear to all of you? Yes, sir. Very good. So this EMF is equal to E1 is equal to N1 d phi p by dt. So you have seen here there is no negative sign. What Lenge's law is saying that there will be. How we are accommodating the negative sign? By here producing the voltage in the same direction. Has the voltage been opposite direction? Let's say like this. Let me change the color of the pen. So, like this. If the voltage polarity in the question will be like this, then what I have said is the voltage V1 is equal to minus n d phi by b by dt. Is it clear when you will be using the negative sign and when you will not be using the negative sign? Because these are very basic things. When you will be going in your advanced courses, there should not be any confusion about these. So assuming sinusoidal time variations of the flux, let phi p is equal to phi m sin सर omega. हाँ हाँ. सर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सर उसकी पोलैरिटी कैसे पता करेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो चीज़ तो मैंने बोला ना आपको। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं अभी बेसिक इनिशियल में क्या कर रहे हैं कि हमने एक कॉइल लिया, ये वाला कॉइल, ठीक है। इस कॉइल के इनपुट पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया। वोल्टेज सोर्स जब लगाया तो हमने बोला कि एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन यू आर एक्साइटिंग द कॉइल बाय अ वोल्टेज सोर्स, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पे कोर में। यस सर। तो वो कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण करंट आ रहा है। करंट आ रहा है तो लेंजेस लॉ जो है, ही इज सेइंग लेंज द लेंज जो है वो उन्होंने बोला कि जो आपने यहाँ पे इनपुट पे लगाया ना उसको हम अपोज करेंगे ताकि ये जो फ्लक्स है ये हमारा जीरो हो जाए। और अभी तो हमने लोड लगाया ही नहीं है, सेकेंडरी साइड तो कनेक्ट ही नहीं किया, अभी तो प्राइमरी का ही डिस्कशन चल रहा है। जब सेकेंडरी लगाएंगे तब तो और देखोगे कि सेकेंड मतलब और भी करंट सेकेंडरी पे लेगा तो उसको इधर से ये फ्लक्स ट्रांसफर करेगा, वही पावर ट्रांसफर हो रहा है ना। तो दैट आई वाज शोइंग कि हाउ द पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो पहले यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया, इस वोल्टेज के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स के कारण करंट आया। करंट को रोकने के लिए लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई वोल्टेज की सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने V1 को लिखा E1 एंड E1 इज इक्वल टू N1 इंटू डी फाइव बाई डी टी। फिर मैंने ये बोला कि इफ द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज, जैसे अगर यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में दिखा दिया है तब तो ये प्लस साइन के साथ आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ दिस वोल्टेज, ये ब्लैक वाला, इस पोलैरिटी का वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, देन यू विल बी सेइंग कि जो एक्चुअल था वहां पे तो ये प्लस में प्लस फिट होना था। बट क्योंकि आप उल्टा पोलैरिटी का हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हम इसलिए लिख रहे हैं V1 इज इक्वल टू N1 डी फाइव पी बाई डी टी है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया बट वोल्टेज जो था वो ऐसा प्रोड्यूस होना था। बट आप जो है ये ऐसा वाला वोल्टेज पूछ रहे हो तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ठीक ठीक। तो हमने क्या किया, अज्यूमिंग साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशंस ऑफ द फ्लक्स, लेट फाई पी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। देन क्या होगा, यहाँ पे फाई पी की वैल्यू हमने नॉर्मल डिफरेंशिएशन अब कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। फाई पी की वैल्यू हमने पुट की फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो जब डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा, फाई एम बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, एंड ये जो ओमेगा टी को हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये हमने ये सारा चीज लिख दिया, where omega is equal to 2 pi into frequency. तो the RMS value of this voltage is given by, ये इक्वेशन ये समझ में आया, ये वाला इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। अच्छा, जिनको डाउट नहीं है वो हैंड रेज करो।
इधर ये नीचे अश्विन झा, अश्विन झा, आर यू देयर? समरथ, अपूर्व, हर्षित, पूर्वेंद्र, ये लोग सभी क्लास ज्वाइन करके और इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं ऐसा ही है ये क्या? सर मेरा तो सर हैंड रेस है। मेरा भी सर रेस्ड है। नहीं नहीं, जो बाकी बचे हैं वो चीज बोल रहा था। सारे सभी का हैंड रेज है क्या? ये नीचे में है ना ये, एक बार इन्हें मतलब इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो कोई है वहां पे, मतलब ये क्या नाम था जो? सर मेरा रेस्ड है पर उसमें दिखा नहीं रहा है। यस पता सर, नहीं मेरा क्यों। भी रेस्ट है सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसके लिए। मैं वही बोला क्लास ज्वाइन करके और फिर मतलब पढ़ोगे, तुम्हारे फायदे के लिए चीजें। तो यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग क्लियर हैं यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या किया है यस कि सर। आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज गिवन बाय, आरएमएस वैल्यू इसका निकाल रहे हैं। तो N1 देखो यहाँ से सेम आ गया N1, ये N1 देख रहे हो यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। फाइव एम जो है वो फाइव एम आ गया, और ये ओमेगा का जो टू पाई एफ का वैल्यू है ना, ये एफ यहाँ पे आ गया। अब ये वैल्यू कैसे आई है? तो कॉस ओमेगा टी का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये तो वन ही आ जाएगा, तो इसको हटा दिया हमने। ओमेगा की वैल्यू को जो है टू पाई जब रखेंगे तो टू इंटू पाई कितना आएगा? 6.28. और $6.28। डिवाइडेड बाय रूट टू करोगे तो? यस सर। हाँ 4.744. हाँ। 4.4। तो देखो अब दो चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से और गौर से सुनना। मतलब कि पहला चीज कि अगर जब तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो फिर 4.44 लेके निकल जाना। बट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ यूपीएससी लेवल और थ्योरेटिकल लिखना है, बात समझ में आ रहा है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां पे जो वैल्यू आया होगा ना कैलकुलेटर में, 4.44 के आगे जो पॉइंट्स में भी आए होंगे, ठीक है, उस वैल्यू को लेना है। ये क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ। यस यस। तो वही चीज बोला कि अगर अप्रोक्सीमेशन, बीइंग एन इंजीनियर, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें व्हाट वी हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेशन एंड हाउ क्विकली यू कैन टेक द अप्रोक्सीमेशन। सॉरी। तो नाउ इफ देयर इज अ सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन टू टर्न्स, अब हमने प्राइमरी का डिस्कशन कर लिया, यहाँ इसमें भी इन्होंने भी डायग्राम बनाया होगा। प्राइमरी का समझ में आ गया ना यहाँ पे ये चीज? यस सर। तो अब हम सेकेंडरी कॉइल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाउ इफ देयर इज अ सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन टू टर्न्स, सेम चीज डिस्कशन हो रही है। wound on the same core, then by mutual induction an EMF E2 is developed therein. The RMS value of this voltage is given by E2 is equal to 4.44 F N2 phi m dash। यहाँ से ये चीज समझ में आ रहा है? ये सेम चीज को E2 के रिस्पेक्ट में लिख दिया हमने, और phi m को phi m dash लिखा। अभी टाइम बिंग phi m dash बता रहा हूँ क्या चीज है, बट ये यही है। where phi m dash is the maximum value of the sinusoidal flux linking the secondary coil। why it is saying linking the secondary coil? because some जो हमारा फ्लक्स होगा वो यहाँ पे इस तरफ भी तो आएगा ना, मतलब कुछ भी अगर आए, लीकेज फ्लक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि जो लिंक हो रहा है हमारे सेकेंडरी कॉइल के साथ, जो प्राइमरी फ्लक्स जो है वो हमारे सेकेंडरी कॉइल के थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, ये दिस शुड बी योर इन योर हार्ट माइंड एवरीथिंग। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जितना पढ़ना होगा वो भी थोड़ा मोड़ा खुद से भी पढ़ना, क्योंकि ये जो है ये एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, दिस इज द बेस ऑन विच आवर ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग, द प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये हमने आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का किया। अब क्या कह रहे हैं कि इफ इट इज अज्यूम दैट फाइव पी इज इक्वल टू फाइव एस, देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ईएमएफ बियर्स द फॉलोइंग रेशियो। अब अगर हम मान लेते हैं कि फाइव पी फाइव एस के बराबर है, व्हाट यू कैन कॉल दिस एज
आइडियल कंडीशन कि मैंने आपको मान लो कि 100 तक पढ़ाया और आपने पूरा 100 तक समझ लिया, तो दिस इज अ आइडियल कंडीशन। तो वही चीज है कि पूरा प्राइमरी फ्लक्स जो है वो पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है एंड देयर इज नॉट नथिंग लाइक अ लीकेज, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तब जो है हमारा ये रेशियो डेवलप हो रहा है। और ये क्या रेशियो है, E1 अपॉन E2। वी आर डिवाइडिंग दीज टू थिंग्स, E1 एंड E2 जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गए, तो ये क्या हुआ हमारा E2 अपॉन E1। क्या कर रहा है ये, छोड़ो, ये E1 बाई E2 को बाद में डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल क्या है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। यहाँ से आएगा ना ये सिंपल इक्वेशन Yes. 2 Yes, को, sir. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। और अब हम क्या बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट थिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि अब पावर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आइडियल कंडीशंस पे ही बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला ना कि E1 अपॉन E2 जो है वो हमारा N1 अपॉन N2 है, ये कह सकता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, चलो आप लोग बोल रहे हो तो सही कर देते हैं इसे। अब क्या मैंने बोला कि इनपुट पावर जो है ना वो मेरा आउटपुट पावर के बराबर है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आइडियल कंडीशन। क्यों बोल रहे हैं आइडियल कंडीशन, क्योंकि हमने यहाँ पी लॉस जो है वो जीरो माना है, और लॉस को आप जीरो मान रहे हो तब आप ये चीज बोल सकते हो। तो दिस कंडीशन जो होता है ये तभी वैलिड होता है ये चीज। चलो ठीक है, ये भी चीज समझ गए। तो अब फिर क्या करना है हमें नेक्स्ट, पी को हम वोल्टेज इनटू करंट लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे तो वी आई कॉस फाई होता है, मतलब कॉस फाई को अभी हम 1 मान के जो भी चीज है वी इंटू आई लिख रहे हैं। यहाँ तक एग्री हो। यस सर। हाँ, तो पी इनपुट को, मतलब पी इनपुट को मैं P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो P1 इज इक्वल टू V1 I1 लिख दिया। और ई को वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लेना थोड़ा सा भी, मतलब ऐसा नहीं ज्यादा, मतलब इस चीज में मतलब दिक्कत में मत आ जाना। ओके सर। हाँ, ये P2 को किया कि हमने V2I2 लिखा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि V1 अपॉन V2 जो होता है वो तो हमारा होता है, क्या होगा, N1 अपॉन N2। और करंट में क्या होगा, ये रेशियो उल्टा आएगा। क्यों आएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे यस भी सर। इसको देख, इन दोनों यस को सर। इक्वेट करेंगे। अभी देखो, अभी करते हैं इक्वेट और सामने में देखोगे कि ये उल्टा आएगा रेशियो। V1I1 इज इक्वल टू V2I2, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। यहाँ से अगर मैं V1 अपॉन V2 करूंगा तो ये क्या आएगा, I2 अपॉन I1। आई टू अपॉन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कि ये उल्टा आ रहा है रेशियो। जब 1 है ऊपर 2 नीचे है, तो यहाँ 2 ऊपर है 1 नीचे है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा था इस वाले इक्वेशन से, कि जब 1 ऊपर रहेगा तो 1 ऊपर रहेगा, 2 ऊपर है नीचे है तो 2 यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, N1 N2 के फॉर्म में। अब यहाँ से इस वाली चीज को N1 N2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम N1 अपॉन N2 लिखेंगे। यस सर। तो इससे कंक्लूजन क्या आया मेरा, अब मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिख रहा हूँ इस वाले पेज पे। तो कंक्लूजन ये आया कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो ये याद रखना कि V और I में जो ये न्यूमेरिक्स होते हैं, ये
उल्टे रहते हैं और यहाँ पे सेम रहता है। अब कोई क्लियर डाउट तो नहीं है ना कोई इसमें? नो सर। हाँ, नो सर। तो ये चीज है, ये नीचे में इन्होंने जो लिखा होगा बाद में देखना पढ़ के क्या चीज है। यही सब डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद एडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। इन दोनों लॉसेस को हम पी एच प्लस पी करते हैं। यहाँ से भी एक गेट गेट क्वेश्चन बनता है, और बहुत फेमस क्वेश्चन गेट का बनता है। मतलब अपने लाइफ में मैंने 3-4 बार मैंने खुद लाइव गेट एग्जाम में देख लिया है वो चीज। तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो। फिर यहाँ से हमने कोड लॉस किया। कोड लॉस इज इक्वल टू हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट लॉस। यहाँ पे के एच एंड के ई से डील करता हुआ क्वेश्चन बनता है। तो ये सब देखना पढ़ना है इसमें। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताना मुझे। यहाँ पे हम लोग आ गए इधर। अब हमने एजम्पशंस क्या क्या मेक किया, तो ये चीज़ जो है ना, ये बीइंग एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको, और ये क्वेश्चन जो 1 है वो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया है। जो अभी लास्ट में जो डील कर रहे थे वो वही चीज़ था। यही है, I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1, E2/E1 इज इक्वल टू V2/V1। वी समझ रहे हो, अप्लाइड वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ई समझ रहे हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। N2/N1 जो हुआ वो हमारा टर्न्स रेशियो, और I1/I2 हो गया करंट्स। एजम्पशन क्या क्या लिया था हमने इसमें। तो अगर आपसे इंटरव्यू में जब जाओगे और ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव टेकन द एजम्पशंस। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर स्मॉल, जो कि मैंने बोला ना, लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो लॉसेस को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या होगा, वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हमें कम मानना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं ले सकते हैं ना कि वी आर कंपेरेबल वैल्यू, जैसे 100 और। So what? वॉइस इज ब्रेकिंग। Now, okay, sir. Yes, sir. अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। हाँ, वाइंडिंग रेजिस्टेंस स्मॉल, समझ गए ये पॉइंट। या और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या कुछ ऐसा और डिस्कशन की जरूरत है? फिर मैग्नेटाइजिंग करंट इज स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल ट्रांसफार्मर Sir, जो। हाँ। हाँ महेश। ये सर लैग हो रही है। अभी लैग हो रही है, ठीक है, थोड़ी देर हम लोग 2 मिनट रुक जाते हैं फिर, क्योंकि वो कभी कभार होता है ना कॉल की क्वालिटी पे। मतलब कभी कभार वही बताया नहीं, यही सब चीज तो करना है, इंजीनियरिंग में पढ़ना है तुम्हें। तुम्हें नहीं पढ़ना है ये कंप्यूटर साइंस वाला जो नेक्स्ट हमारा क्यू ग्रुप है उनको पढ़ना है। आप लोग अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ो। और जो जो इंटरेस्टेड थे उसमें प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट मैंने एक 300 इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट करके भी करा था ना, भेजा था। तो उसमें भी आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें से आप अपना एक्सपेरिमेंट बता सकते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 30 में इंटरेस्टेड हूँ, लेट से। तो मैं आपको 30 का जो डिटेल्स होगा वो भेज दूंगा। या आप 100, क्योंकि मैंने 300 पूरे प्रोजेक्ट के नाम तो भेजे ही थे ना उसमें। तो कोई लेट से कि मतलब 50 किसी का लकी नंबर है या 70 लकी नंबर है, वो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, तो आप वो प्रोजेक्ट बोलना मुझे, तो मैं आपको उसका डिटेल भेज दूंगा। आप उसे बनाने की कोशिश करो, और कोई दिक्कत हो रही होगी तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मतलब ऐसा रखो कि अपने बीटेक लेवल में कम से कम आप 6 से 7 प्रोजेक्ट बना रहे हो, और उसके बाद फाइनल बीटेक का प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही प्रोजेक्ट बनाया और वही फाइनल बना दिया कि हाँ चलो ठीक है जैसे तैसे निकल जाएगा। आज हम लोग की भी अभी यहाँ पे एक सर आए हुए थे ऑफलाइन। कल शायद आप लोगों का भी लेक्चर होगा, मेल आया होगा कुछ। ऑनलाइन भी होगा वो लेक्चर या कुछ ऐसा, तभी क्योंकि आप लोग भी उसमें शायद होगे, नहीं भी होगे तो जो ऑफलाइन बीटेक वाले अभी आप लोग के सीनियर हैं उन लोगों का। तो हम लोग की आज डिस्कशन हुई थी, तो वही सर बता रहे थे हाउ द टेक्नोलॉजी इवॉल्व। तो बीइंग एन इंजीनियर आप लोग भी मतलब कंस्ट्रक्टिव काम करोगे अभी जाके, जैसे ही 4th ईयर से निकलोगे यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ यू विल बी प्लेस्ड। और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब तो अगर आप अपने लेवल को खुद भी जानते होगे तो वहां से मैंने बताया ही था आप लोग को पहले भी कि जैसे अभी के मार्क्स थे, आपने किसी ने पूछा भी था कि कैसे मार्क्स दिए गए थे, तो मैं बोला था कि लास्ट मार्क्स जो था वही अभी वो था। इससे मैं ये करूँगा कि 10% आप लोग और भी इंक्रीज करो। तो आप लोग भी अपने लेवल को इंक्रीज करोगे धीरे धीरे, कम से कम अपने बेस्ट वर्जन बनो हमेशा। जो आप पहले थे उससे नेक्स्ट एवरी डे आपका इंक्रीमेंट आयोटा का होना चाहिए टुवर्ड्स योर नॉलेज। अब कॉल क्वालिटी ठीक है, अब ठीक है, आवाज ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना?
नो सर अब नो ठीक है। सर। नो सर बढ़िया आ गया। हाँ, तो 10 बाय मेकिंग द एजम्पशन वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमने स्मॉल किया था, मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल किया था, कोड लॉसेस को स्मॉल माना है क्योंकि लॉसेस को हम मैंने तो सीधे ही इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कर दिया था, तो ये सब क्या एजम्पशंस थे वो चीज़ बता रहा हूँ। एंड लीकेज फ्लक्स आर स्मॉल, मतलब व्हाट वी आर सेइंग कि द फ्लक्स दैट आर लिंकिंग टू द प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑल लिंकिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ये रेफरिंग ऑफ पैरामीटर्स टू वन साइड होता है, मतलब जैसे हम सारे पैरामीटर्स को चाहते हैं कि प्राइमरी साइड पे रेफर कर ले या सेकेंडरी साइड पे कर ले। तो एक जनरल अगर आप बोलोगे कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जैसे बनाते हैं ना, तो वो कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिया हमने एक ये कोड लिया जो कोर का डिस्कशन चल रहा था। अब एक बार क्या करेंगे, हम इस चीज़ को ओपन रखेंगे, ओपन सर्किट। एक बार क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो ये किस साइड को करेंगे शॉर्ट सर्किट, इस वाले साइड को करेंगे कि इस वाले साइड को करेंगे? ओपन सर्किट किस वाले साइड को करेंगे, इस वाले साइड को करेंगे कि इस वाले साइड को करेंगे? ये चीज़ हमें देखना है पहले तो। दूसरा चीज़ क्या देखना है और हमें, कि ये जो था मतलब ये लिंकेज पैरामीटर सब समझ गए ना। एक तो हमने पहले V1 दिया इनपुट पे, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ फ्लक्स डेवलप हुआ प्राइमरी पे, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ करंट हुआ। इस करंट को खत्म करने के लिए क्या हुआ कि एक ईएमएफ प्रोडक्शन हुआ। ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो ये V1 एंड E जो थे वो तात्कालीन के लिए बराबर हो गए होंगे, जैसे भी तैसे करके मेंटेन ही कर रहे थे। तब तक क्या किया हमने, यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल भी लगा दिया। अब क्या हुआ कि कुछ सम फ्लक्स जो थे यहाँ पे, दे आर एक्चुअली फ्लोइंग हियर ओनली, ऐसे इसमें ही फ्लो कर रहे थे ऐसे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ कि कुछ फ्लक्स जो है वो इधर भी लिंक करने लगे। तो अब जो ये लीकेज फ्लक्स था, क्योंकि फ्लक्स जो है विल ऑलवेज फ्लोज थ्रू द लीस्ट परमिएबल पार्ट, मतलब जहाँ पे परमिएबिलिटी अच्छा होगा वहां पे फ्लो करेगा। तो यहाँ हमारे पास एयर है, ये वाला चीज जो है वो एयर है, और ये वाला चीज जो है ये कोर है। ठीक है ना, तो कोर से फ्लो करेगा। एग्रीड? हेलो, एग्री करते हो इस चीज से? फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लोड लगाया। जैसे ही लोड लगाएंगे तो क्या होगा, नाउ वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा करंट। अभी तक तो क्या था कि ये आई जो था वो टेंस टू जीरो था, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं क्या कि मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ बोला ना हमने ऊपर में एजम्पशन में कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो बहुत स्मॉल है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज वेरी स्मॉल। एंड एक्चुअली ये बहुत स्मॉल होता है, 2 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। तो व्हेन वी आर डीलिंग लेट से 100 एम्पियर, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू होगा 2 से 5 एम्पियर के अप्रॉक्स। तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वी आर डीलिंग विद द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट द 2 डिजिट, मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट का लोएस्ट नंबर। तो वो चीज़ है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने अब यहाँ पे लोड लगाया तो लोड अब क्या था, पहले करंट जो था वो आई इज इक्वल टू 2 पे था। तो हमने बोला ये बहुत कम करंट है। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब हमने लोड लगाया तो आई जो हो गया फुल लोड करंट वो 100 हो गया। अब ये 2 and 100 तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये 2 धीरे से बढ़ा, 5 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, 70 हुआ, 90 हुआ, 98 हुआ। जब 100 हुआ तो ये अब दोनों बात बराबर की चल रही है, तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। बट ये जो 2 था मैग्नेटाइजिंग करंट, ये तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करेगा ना, तो ये हो गया 102। तब जाके आई लोड जो है वो मेरा हुआ 100। ये चीज़ क्लियर है? मतलब बहुत उसमें बता रहा हूँ जनरल लैंग्वेज में, बट ये चीज़ ऐसी ही हो रही है। हेलो। यस सर यस। हाँ, ये चीज़ मतलब ऐसे बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में बहुत सारे मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में लिखा रहता है, बट मैं मतलब इन जनरल बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें कैसे बढ़ी आगे। तो जैसे ये 2 था ना इनिशियल लेवल पे,
हमारा लोड करंट जो था 100 था, तो हमने बोला कि ये बहुत स्मॉल है, जो कि यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज स्मॉल। नाउ व्हाट हैपेंड कि जो हमारा करंट है यहाँ पे हमने लोड लगाया, तो लोड इज टेकिंग द एक्चुअली, इसको नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था कि वोल्टेज था, जो वोल्टेज यहाँ पे था हमारा, अभी हमने इक्वेशन से देखा था ना, ये वाले इक्वेशन से, कि V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया, लेट से कितना, देखो मतलब चीजें ऐसे बता रहा हूँ, मतलब प्राइमरी पे वोल्टेज लगाया मैंने 100 वोल्ट, तो हमारा सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है वो भी हो गया 100 वोल्ट। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए करंट की क्या रिक्वायरमेंट हुई, 2 एम्पियर। हमारा फुल लोड करंट कितना है, 100 एम्पियर। तो हमने बोला ये बहुत स्मॉल है, नेग्लेक्ट कर सकते हो इसे, तो ठीक है, बात सही है, समझ में आ रहा है। अब क्या किया कि 100 वोल्ट जो यहाँ पे ओपन सर्किट था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बट जैसे ही यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, लेट से कितने का लोड लगाएंगे, तो ये 100 एम्पियर होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, 0.00 जो जो भी होगा। तो एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, 5 ओम का मैंने लगाया जैसे, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट/5 ओम, तो 20 एम्पियर हो जाएगा ये। एक सेकेंड मैं आता हूँ। कौन, नहीं 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 सर, ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे बुक में पढ़े थे, मतलब कैसे क्या चीज। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ हम लोग आ गए थे 20 एम्पियर पे, ये हमारा सेकेंडरी करंट होगा मतलब, बट यहाँ प्राइमरी में तो बोल रहा है कि ये 2 एम्पियर ही है, ठीक है। तो 2 एम्पियर धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज होते होते 3 को टेंड करेगा, 5 को टेंड करेगा, 7, 9, 11, जैसे भी 13, 14, 15, 20 एम्पियर पे जब आएगा, तब हमारा जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो सेटलमेंट पे आएगा। ये जो कंडीशन है ये हमारा ट्रांजिएंट कह सकते हो। जैसे ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, एक तो होता है क्या कि जो वेरिएबल है कंटिन्यूअस, एक होता है स्टेडी स्टेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ सेटलिंग। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ 20 एम्पियर पे बात बराबर पे आया, बट ये बोला कि इनिशियल भी तो मेरे पास 2 एम्पियर था। तो फाइनल सिनेरियो क्या हुआ, आई प्राइमरी जो है वो हमारा I0 प्लस आई सेकेंडरी के बराबर होगा, और आई सेकेंडरी, तो आई सेकेंडरी रहेगा हमारा। और जब हमारा आई सेकेंडरी जीरो है, तो प्राइमरी करंट जो होगा वो लीकेज, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होगा, I0 के बराबर, और जो कि बहुत कम है वैल्यू, देख भी सकते हो यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 20 एम्पियर है, तो ऑलमोस्ट 1/10 है। बट एक्चुअली 1/10 नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा कम होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि 100 एम्पियर अगर हमारा फुल लोड करंट है, तो प्राइमरी मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट 2 to 5%, यानी कि 2 से 5 एम्पियर के बीच में होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये रखना है 2 to 5 रहेगा, अगर कहीं पे रहेगा तो 5 to 8% भी रहेगा, बट जैसा भी होगा वो देख लेना अपना ऑप्शन के हिसाब से। तो ये वाले इक्वेशन 1 पे आ गए थे हम लोग। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ पैरेलल ट्रांसफार्मर, कुछ फिगर्स देखो यहाँ पे पहले नीचे, बहुत सारी चीजें हो गई डिस्कशन। ये देखो, ये है हमारा फिगर 1 एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर। तो ये चीज बात कर रहे थे, V1 है यहाँ पे E1 प्रोड्यूस हो रहा है, N1 है। ये डॉट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि बिकॉज वी आर एक्साइटिंग दिस विद द AC सोर्स, DC, वाई वी आर नॉट एक्साइटिंग द ट्रांसफार्मर विद द DC सोर्स। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आप लोग गूगल से सर्च करके जैसे भी होगा उसे लिख के, बढ़िया से अच्छे से लिख के, और एक पेज सर का इसके शायद फ्लक्स चेंज होगा ना सर। क्या हुआ,
सर डीसी सोर्स में सर फिर डायरेक्ट करंट जाएगा तो फ्लक्स तो मतलब चेंज नहीं होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कहना क्या चाह रहे हो उसमें मतलब? तो सर इसीलिए तो नहीं लेते ना सर डीसी डीसी हाँ, करंट को। डीसी नहीं लेते हो तो ये ऐसे मुझे रिटर्न में चाहिए वो आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है, मतलब एज अ असाइनमेंट, जो थोड़ा सा आप लिखोगे ना, आपके लिखने की हैबिट थोड़ी सी सुधरेगी। मतलब एग्जाम्स, व्हाट यू आर गिविंग इन द एग्जाम्स इन राइटिंग, उसका मतलब ही यही होता है कि यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। तो वो चीज़ जो आपने वर्बली बोला है ना, वो चीज़ आप लिख के मतलब ऐसे बताओगे। तो टेक इट एज असाइनमेंट एंड फ्राइडे तक कंप्लीट करके, मतलब एक पेज लिखना है, कभी भी आज ही कर सकते हो। एक गूगल फॉर्म होगा तो कोई क्रिएट कर लेना और उसी में सबको सबमिट कर देना मतलब। सर मैंने मतलब सर वर्ड फाइल में बनाया तो सर उससे उसको ही मतलब लिख देंगे है ना? वर्ड फाइल में कब बनाया मतलब? सर उस टाइम में सबमिट करने के लिए बोले थे ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे अपने पास रखो। अभी मैं कभी जब जब फ्री हो गए ना सभी पूरी क्लास, तो मुझे बताना, उसी समय मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट करके सारा चीज़ मतलब ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अभी मैं सोचता हूँ तुम लोग भी बिजी हो गए, मैं भी इधर उधर में कहीं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए टाइम का हो जाता है डिले। कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, अभी अपने पास ही रखो। तो ये जो लोड हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, ये चीज़ समझ में आया यहाँ पे? तो हाँ, सर एक पेज में हो जाएगा। क्या चीज़? वही वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने बोला था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? नहीं मैंने सर, वो जो वीडियो आपने भेजा था एक एक ही पेज में हो जाएगा ना? लैब वाले वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उसमें वहीं पे भेजना क्वेरी जो भी होगा वो चीज़। मैं अभी नहीं रेफर कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ बोल पा रहे हो तुम। ये ओके इससे सर। रिलेटेड आउट नहीं है ना, ट्रांसफार्मर से? जो क्वेरी आप पूछ रहे हो अभी, वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड तो नहीं है ना? नो सर। हाँ ठीक है, फिर वो बाद में या तो कॉल पे डिस्कशन कर लेना, शाम में कभी होगा ना, 5:30-6 बजे। चलो, तो फिर यहाँ पे हम लोग नहीं क्या सर, करते बोल हैं? रहे थे कि अरे ठीक है, ये फ्राइडे को जो सबमिट करना हाँ है वो सर, वो बाद में एक ही पेज में करना। करना नहीं करना, पहले ये देखो, ये चीज़ काम की चीज़ देखो। तो V1 हमारा है यहाँ पे, N1 टर्न्स है, यहाँ पे E1 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने डिस्कशन किया था, ये चीज़ समझ में आ गया ना यहाँ पे, जो ये था, ये जो V1 E1 N1 ये वाली चीज़ जो डिस्कशन थी, वो है यहाँ पे। ये सेकेंडरी कॉइल लगा है उसमें, और ये जो है कोर है, जिसके थ्रू जो है हमारा कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फ्लक्स फ्लो कर रहा है। जो हमारा फ्लक्स जो है वो इस तरफ ही रह गया बस, या यहाँ पे रह गया इसमें, बट N2 से लिंक नहीं हुआ, उसको हम लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। एंड दोज फ्लक्स जो कि यहाँ से N2 में लिंक हो रहा है, उसको हम लिंकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। तो देयर आर टू वर्ड्स, लीकेज फ्लक्स एंड लिंकेज फ्लक्स। तो आई होप बोथ ऑफ दीज आर क्लियर। उसके बाद नाउ वी आर कनेक्टिंग द लोड। तो यहाँ पे लोड लगा के हम देख रहे हैं अब आगे। नेक्स्ट क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पे जो हमारा ये कॉइल है, इस कॉइल को हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे R1 X1 करके हमने एक कॉइल को, जिसका रेजिस्टेंस है ये, इसका इंडक्टेंस है। यहाँ पे क्या किया है, पैरेलल पाथ से हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ पे क्या है, आर नॉट है, एक्स एम है, तो ये पैरेलल पाथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोर को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो कोर देख रहे हो ना, इसको इलेक्ट्रिकल में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो ये बाय म्यूचुअल इंडक्शन जो था ना, जो वर्ड बोला था मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन है। ये ईएमएफ इंड्यूस है, E1 एंड E2। तो एक्चुअल अगर सेंस में देखोगे तो इसी का रेशियो जो होता है वो N1 N2 के बराबर होता है, जो लिखते हैं ना बुक्स में V1 एंड V2 या कुछ ऐसा। आप खुद समझो कि ये V1 एंड दिस V2, ये N1 N2 से कैसे रिलेट करेंगे जब यहाँ पे लॉसेस है, ये R1 X2 है, इसका करंट है, ये सब कुछ भी बराबर नहीं है। तो हम इस वाले पार्ट को ही बस कंसिडरेशन में रखते हैं। ये जो दो एरो देख रहे होगे बीच में, ये वाला पार्ट जो होता है, यहीं पे आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं। बट बीइंग एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ये इस चीज़ की डील हो रही है, इन लॉसेस को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो फिगर ए होप क्लियर होगा।
अब हमने क्या किया है कि इसको रेफर टू प्राइमरी जो बता रहा था मैं, या तो आप प्राइमरी के इस तरफ रेफर कर सकते हो पूरे चीज़ों को, या इस वाले पूरी चीज़ जो है यहाँ पे उसको सेकेंडरी साइड में रेफर कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है कि ये सेकेंडरी वाले साइड को प्राइमरी में रेफर किया है। तो V1 एज इट इज़ रह गया है, I1 हमारा करंट प्राइमरी में फ्लो कर रहा है एज इट इज़, R1 X1 एज इट इज़, ये जो प्राइमरी ब्रांच है संट ब्रांच, ये हमारा ऐसे ही कनेक्टेड है। अब चीज़ें कहाँ पे चेंज हो रही है, R2 हमारा इस तरफ गया है तो R2 डैश बना है, X2 इस तरफ गया है तो X2 डैश बना है, और I2 इधर गया है तो I2 डैश बना है। और लोड जो था वो हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो था वो V2 था सेकेंडरी साइड में, अब यहाँ पे V2 डैश बना है। तो ये हम कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब इसमें ट्रांसफर, वो इसके इक्वेशंस यहाँ पे थे, ये हमने देखा था ना। R2 डैश को हम इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं तो R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, X2 डैश को ले जा रहे हैं तो X2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। I2 में क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती है, 2 1 वाला चीज़ होता था ना चेंज, तो इसलिए यहाँ पे N2 बाई N1 आ गया है, और वोल्टेज जो है वो सेम ही है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि वोल्टेज जो है वो हम रेशियो ये तो जान ही रहे थे, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, वो जो मतलब सेम न्यूमेरिक्स होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, R एंड X में यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर के टर्म्स में जा रहा है ये चीज़, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखोगे चीज़, ठीक है। और करंट में बताया ही था कि ये न्यूमेरिक जो होते हैं वोल्टे हो जाते हैं, तो यहाँ पे N1 बाई N2 था तो यहाँ N2 बाई N1 हो गया। तो इस पे और भी डिस्कशन करेंगे बाद में। अब डिटर्मिनेशन कैसे कर रहे हैं हम पैरामीटर्स का, तो फॉर दैट वी आर डूइंग द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसके लिए होगा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि वॉइस भी बार बार लैग हो रहा है तो आप लोग कुछ चीज़ें छूटेंगी कुछ चीज़ें होंगी। तो हम लोग थ्योरी डिस्कशन कर रहे हैं अभी, थ्योरी डिस्कशन करेंगे, बाकी और भी चीज़ें जो भी हो सकेगा वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। तो ये क्या क्या अभी हमारे पास पेंडिंग है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, ओपन सर्किट टेस्ट, ये हम ऐसे ऐसे ये चीज़ निकालेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी हम करेंगे, और इसमें ये ऐसे निकालेंगे जेड एस सी इज इक्वल टू बी एस सी अपॉन आई टू डैश, ये चीज़ जो भी है। उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जानते हो कि किसी भी सिस्टम का किसी भी डिवाइस का होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट, इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेज। तो लॉसेज जो मेजर लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, दैट आर आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। एंड वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन इज दैट कि वाई ट्रांसफार्मर हैज हाई एफिशिएंसी, तो उसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स। जो जनरेटर एंड मोटर्स होते हैं उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर ऑलरेडी वेरी हाईली एफिशिएंट। हम लोग 90-95% के एफिशिएंसी से ऊपर पे ही ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, और हमारी डिस्कशन अब तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है तो वो 99% पे पहुंच रहा है, मतलब 97 98 99। तो वहाँ पे 99% से 99.25% हमने एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब आपकी एफिशिएंसी 30-40% पे रहेगी तो आप उसको 70 बना सकते हो, 80 बना सकते हो, बट 99 या 97 98 पे ऑलरेडी वर्किंग है, तो आप उसको 98.05 पे कर रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज मार्क। तो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं काम, तो आप ऐसे इग्नोरेंट बन के नहीं रह सकते हो कि ठीक है यू हैव जस्ट इंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब, आप लोग को ये बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब समझ सकते हो उस तरीके का। तो चीज़ें वही है, फिर यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे ऐसे, जहाँ पे एक्स क्या है कि हाउ मच लोडिंग इज देयर। इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है गेट का कि किस लोडिंग पे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। तो वो सब भी जब आप ट्रांसफॉर्मर बेस फॉर्मली इंट्रोड्यूस होगे सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे आपके साथ डील किया जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद रेगुलेशन निकालेंगे, परसेंटेज रेगुलेशन, इस तरीके से फॉर्मूले से ये निकलेगा। एंड आफ्टर दैट वी आर डन विद द टेस्ट। तो प्रोसीजर क्या होता है जब हम टेस्ट करेंगे, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि नोट डाउन द नेम प्लेट रीडिंग्स एंड डिटरमाइन द रेटेड करंट फॉर बोथ द वाइंडिंग्स। सबसे पहले आपको रेटेड करंट जो है ट्रांसफॉर्मर, अगर आप जब भी कभी भी देखोगे कहीं भी आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले आपको उसका बीइंग एन इंजीनियर नेम प्लेट रीडिंग्स देखना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कूद जाओ और टेक्नीशियन की तरह काम कर रहे हो, तो थोड़ा इंजीनियरिंग वाला काम करना है। नेम प्लेट रीडिंग्स लोगे आप, उसके बाद रेटेड करंट्स
ऑब्जर्व करोगे, रेटेड वोल्टेज ऑब्जर्व करोगे दोनों वाइंडिंग के लिए। इसको हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई बता सकता है? Why we are determining the rated currents for the winding? सर रेंज निकालने के लिए करंट का आउटपुट कितना हो। नहीं, रेंज तो निकालने के लिए ठीक है, बट मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं करोड़पति हूँ एक बात के लिए, तो मैं बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझे ज़रूरी है ये रेटेड करंट निकालना, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं निकालूंगा तो क्या दिक्कत दिक्कत क्या होंगी? मतलब प्रॉब्लम जब मुझे पता होगा तब तो मुझे पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम पता ही नहीं रहेगा मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा मुझे? तो और कोई आंसर? सर डिवाइस में ज्यादा करंट जा सकती है इस कारण से। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या होगा? तो खराब हो सकता है डिवाइस। डिवाइस क्या है हमारा? डिवाइस क्या है हमारा? सर ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफॉर्मर घर में खराब लगा रहता है सर, जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर। खराब होगा तो कैसा खराब होगा? मतलब कैसे? व्हाट यू कैन कॉल एज द मतलब खराब ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है मतलब? वाइंडिंग विल बर्न, सही बोल रहे थे, बट वही चीज़ है, उसको चीज़ों को ऐसा मतलब ठीक से कि अगर इफ़ आई वुड गिव द मतलब जैसे जिस वायर का होता है ना, जब आप मार्केट में वायर खरीदने जाते हो तो आपसे पूछता है कि क्या आपको कौन सा लोड चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए, 5 एम्पियर वायर चाहिए, 10 एम्पियर चाहिए, होता है ना हर चीज़ का अलग अलग वायरिंग का। व्हेन यू आर यूजिंग द मतलब जैसे एक सिंपल है जिससे आप मतलब बल्ब जलाते हो जिस वायर से, उस वायर से अगर आप हीटर के इमर्सन रॉड जलाना शुरू कर दोगे तो वो जलेगा या नहीं जलेगा? बर्न जो हो जाता है। तो वही चीज़ को बोलते हैं कि द वाइंडिंग विल बर्न आउट। तो हमें रेटेड करंट पता होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना हमारे, वो बहुत कॉस्टलियर होते हैं, मतलब जो उनमें मटेरियल्स यूज होते हैं वो बहुत कॉस्टलियर होते हैं, और उनको बनाना बहुत कॉस्टलियर होता है। मतलब कॉस्टलियर का मतलब बोलोगे कि क्या चीज़ हमारा 100-200 रुपये में भी ट्रांसफॉर्मर मिल जाता है। ट्रांसफॉर्मर मोबाइल के अडेप्टर में भी लगा रहता है, आजकल 50 रुपये का चार्जर आता है उसमें भी ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो इज़ द ट्रांसफॉर्मर कॉस्टलियर? बात यहाँ पे है। तो बात ये है कि वो बहुत अभी मतलब लोअर वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये, जो हमारा मान लो कि कोई एनटीपीसी में ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है या एनएचपीसी में यूज हो रहा है या ओएनजीसी में यूज हो रहा है, एंड बीइंग यहाँ से इंजीनियर आप लोग वहाँ पे प्लेस हो रहे हो, तो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग तो देन यू विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द using the transformer, and you may be burning the winding, and the replacement of that winding will take both in terms of money and time, and many projects that are linked with that thing will get affected. Like you have heard about the blackout that happened in the India, where the grid are getting unsynchronized when we do not have the theory of one nation one grid. Before that prior situation, I think around our BTech days, it happened. तो पता होगा आप लोगों को, नहीं तो अभी एक रिसेंट में इवेंट हुआ था व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द कोविड वॉरियर्स, देयर वी सेलिब्रेटेड बाय दिया, तो एंड वी हैव स्विच्ड ऑफ आवर लाइट्स फॉर 10 मिनट्स, तो देयर द ग्रिड विल बी अफेक्टेड। तो उस समय हमने मतलब पावर सिस्टम इंजीनियर जैसे वर्क कर रहे थे, चीज़ें को देख रहे थे, तो वहाँ पे भी मतलब हमारे ग्रिड पे बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट आया था। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि आप रेटेड करंट को वाइंडिंग्स के अवेयर रहें। ठीक है ये चीज़। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नो लोड टेस्ट कर रहे हैं। तो नो लोड टेस्ट क्या कर रहे हैं, कनेक्ट द सर्किट एज सोन इन फिगर 4, अप्लाई वोल्टेज टू द एलवी साइड इन स्टेप्स अप टू द रेटेड वोल्टेज। स्टेप्स का मतलब क्या, कि अगर मान लो जैसे रेटेड वोल्टेज जो है वो 110 है हमारा, तो 110 देने के लिए पहले 10 दो, 20 दो, 30 दो, 40 दो, 50 दो, धीरे धीरे एक्साइटेशन बढ़ाओ, ये नहीं कि एक ही साथ में 110 कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, फॉर ईच रिकॉर्ड केस रिकॉर्ड प्राइमरी करंट एंड पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ऑल्सो ऑब्जर्व द करंट वेव फॉर्म ऑन द पावर एनालाइजर। उसके बाद क्या है, इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज बाय 10%। ये तो मैं ऐसे भी जनरली लाइफ में 10% रूल होता है कि आप
इंक्रीमेंट करो तो 10% इंक्रीमेंट करते जाओ एंड यू विल अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस. And repeat the above step. Reduce the output voltage of the variac to zero and switch off the supply. उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या कर रहे हैं, 6A की तरह फिगर की तरह कनेक्ट करेंगे इसे. कनेक्ट द सर्किट एज सोन इन फिगर 6A. Set the auto transformer output to zero. It is extremely important to note that a low voltage is to be applied on the primary winding. मतलब ये ऐसा समझ लो कि प्रिकॉशन जो है ना, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ मुझे दिखना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फुल वोल्टेज, जैसे आपका जो प्राइमरी का वोल्टेज है ना, वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पूरा अगर अप्लाई कर दोगे तो आपका जो रेटेड करंट था ना, ऊपर में जो बात डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि टर्न्स रेशियो उल्टा होता है. समझ रहे हो ये चीज, करंट में हम नहीं पूरा अप्लाई कर सकते यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग. इसके इंपॉर्टेंस समझ रहे हो इस लाइन की? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. हाँ, इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि मैं और इलेबोरेट करूँ इसे? यस सर, बता दीजिए. इसमें देखो क्या कह रहा है कि कनेक्ट द सर्किट एज सोन इन फिगर ए. तो ये फिगर होगा हमारा, जैसा भी कनेक्शन जैसे लैब में कनेक्शन करते हैं ना, वैसा ही वाला कनेक्शन है. तो मैं इसका वीडियो भेजूंगा, तो इन सब प्रोसेस के लिए मत वरी करो कि कैसे क्या लिखा हुआ है. वरी ये करो कि पॉइंट हमें समझ में आ रहा है नहीं. तो ये देखो क्या कर रहे हैं, सेट द ऑटो ट्रांसफॉर्मर आउटपुट टू जीरो. पहले हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को जीरो किया. उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ लो वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग. फुल रेटेड वोल्टेज नहीं अप्लाई करना, ये चीज बोल रहा हूँ. मतलब इफ माई वाइंडिंग जो है ना, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेटिंग है वो लेट से कि 230 वोल्ट बाय 115 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है, जिस पे हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और ये 1 kVA का ट्रांसफॉर्मर है. तो इसका जब मैं प्राइमरी करंट निकालूंगा तो ये आएगा कितना, 4.56 के आसपास कुछ आ रहा था. और जब सेकेंडरी निकालूंगा तो कितना आएगा, 9.8 के आसपास आएगा ना. तो इसलिए देख रहे हो ना कि ये रेशियो कितना है, V2 अपन V1 करूंगा तो मैं कितना आएगा ये, 2. ठीक है ये चीज. और करंट में क्या रेशियो आएगा, ये 9.8 अपॉन 4.5, ये भी 2 ही के आसपास आएगा. जो भी आएगा वो रेशियो जो है ना, ये वैल्यूज मैंने एग्जैक्ट नहीं लिए हैं अभी. कैलकुलेशन जब करोगे 1 kVA के हिसाब से तो आ जाएगा ये चीज. ये ठीक है, ये क्लियर समझ में आया ये चीज. तो अब अगर मैं यहाँ पे मान मान लेता हूँ जब 115 पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा 115 वोल्ट जो है इसका फुल रेटेड वोल्टेज है, और जो हमारा करंट आना था वो 4.5 आना था. ठीक है, 4.5 नहीं, 9.8 आना था यहाँ पे. तभी ना होगा 1 kVA लगभग. अरे यार सिंपल 115 गुना 10 करूंगा तो यस सर. 1150 होगा ना. तो वही चीज को बता रहा हूँ कि 9.8 आना चाहिए. बट 115 में अगर दूंगा वोल्टेज तो 9.8 करंट आएगा, और रेटेड करंट जो वो है, मतलब हमारा रेटेड वोल्टेज वो 4.9, ये इतने को बियर नहीं कर पाएगा वो. इसलिए हम लो वोल्टेज को अप्लाई करेंगे कि जो 4.5 करंट है ना, यही हमारा रेटेड करंट है यहाँ पे, ये जो भी है. समझ रहे हो, ये 4.5 कुछ ज़्यादा ही मैंने ये कर दी. तो ये 9.8 लाते लाते 115 वोल्ट नहीं दे देना, 50 या 40 वोल्ट ही देना है हमें इस एग्जांपल में. ये चीज़ समझ पाए, ये चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे पूरा 115 वोल्ट नहीं देना है प्राइमरी साइड का. इसका बहुत कम वोल्टेज देना है, जो कि कितना 40 से 45 या 40 से 60 वोल्ट जो भी होगा वो देख लेंगे हम एक्सपेरिमेंट में. तो यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ लो वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग. पूरा वोल्टेज नहीं अप्लाई करना 115 का. ये चीज अब समझ में आ रहा है ये चीज? कोई बताओगे यस या कुछ ऐसा करके, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम. यस सर. ठीक है, थैंक यू. तो उसके बाद हमने क्या किया, एडजस्ट द आउटपुट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर सच दैट द रेटेड करंट फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग
रिकॉर्ड द अप्लाइड वोल्टेज, क्या क्या रिकॉर्ड करना है आपको? अप्लाइड वोल्टेज, करंट एंड इनपुट पावर। और इसी पे ऊपर में जो इक्वेशन था ना, इन्हीं तीनों चीज से बनेगा ये। तो रिड्यूस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर टू जीरो एंड पुट ऑफ द सप्लाई। अब हमने खत्म कर दिया एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द रिपोर्ट, डिटरमाइन द, ये सारी चीजें यही है। क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, ये देखना आप इन क्वेश्चंस को, तो मैं ये चीज भेज दूंगा आपको। ये है इमेज, जो कि हम फिगर, कहाँ पे थे ये, फिगर 6A था ना वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। ये देखो क्या किया हमने, एक सप्लाई लिया 230 वोल्ट का, वेरिएक से कनेक्ट किया, वेरिएक टू कंट्रोल द पावर, मतलब कितना हमें वोल्टेज देना है, 110 देना है, 120 देना है, 140। वेरिएक मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर समझ लो इसे। ये पावर एनालाइजर हो गया। पावर एनालाइजर क्या क्या है, मतलब ये नाम चीज ऐसे भयानक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड वॉट मीटर, ये एमएलसीबी जो है। यहाँ पे क्या है, 230 वोल्ट, 115 वोल्ट, जो लोअर एलवी साइड है हमारा, ये चीज मुझे चाहिए उसमें फाइल में लिखा हुआ, कि जो एलवी साइड है वो हमारा सॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और टेस्ट इक्विपमेंट्स जो है वो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, एचवी साइड में। ये चीज क्लियर हो रहा है? बाकी मैं और भी कुछ नोट्स वगैरह भी होंगे, जो पुराने फाइल्स भी होंगे, वो भी चीज भेज दूंगा, बट चीजें क्लियर चाहिए इसमें। अब ये नो लोड टेस्ट देखो कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा एलवी साइड पे हो रहा है। वहां पे 115 वोल्ट को हमने शॉर्ट किया था ना, और मीटर कहाँ पे लगाया था, एचवी साइड में, 230 वोल्ट वाले साइड में। यहाँ पे क्या किया हमने, 230 वोल्ट को ओपन सर्किट किया है, और मीटर कहाँ पे लगाया है, पावर एनालाइजर एंड वेरिएक, ये सारा चीज जो है वो कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड में। ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ यार। हाँ, हेलो। यस सर। ठीक ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। कोई क्वेरी है किसी को? नो सर। ऑल डाउट्स क्लियर? जिसको मतलब कोई क्वेरी नहीं है, यस तो वो सर। आप लोग, नेक्स्ट क्लास है आप लोगों का? अभी 350 से क्लास है? नो सर। अच्छा, फ्री हो अभी? कब सर तक? और भी काफी एग्जाम है सर। असाइनमेंट्स करना है सर। नहीं, यस सर। असाइनमेंट्स तो करना है, बट अभी अगर जैसे सही समझ में आ रहा है तो 10 मिनट और लगेगा या 15 मिनट। 4:15 या 4:15 तक मैं क्लास होगा तो लूंगा, बट दैट विल बी मोर, मतलब आप लोगों के लिए बेहतर होगा वो चीज़, क्योंकि मैंने भी 350 का मैं ध्यान में रखते रखते जल्दी थोड़ा सा हरी अप में फिनिश कर रहा था, इसे कि मतलब मेन चीज आप लोग की छूटे ना। वरना हम लोग यहाँ पे ये एक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन मतलब मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता आप लोगों के साथ, तो ये आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहता थोड़ा सा। बाकी आप लोग बताओ जैसे कंफर्टेबल हो, मतलब वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक ही दिन में पूरा सब कुछ खत्म कर देना पढ़ के। बाद में कराइएगा। ये है ना, ये देखो कैसा क्वेश्चन कैसा होता है वो देखो, मतलब एक, बाकी तो अभी क्लास नहीं है तो 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं बस। तो ये देखो क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे तुमसे गेट पे भी पूछा जाएगा ना, ये ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये सब सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ऑन अ 20 kVA, एक 20 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका टर्न रेशियो क्या है, 2000/200 वोल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर, रेफर टू द एचवी एंड एलवी साइड रेस्पेक्टिवली। तो ट्रांसफार्मर का इमेज आ रहा है पहले दिमाग में, कैसा हमने डिस्कशन किया था। उसकी पावर रेटिंग कितनी है, 20 kVA। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, 50 हर्ट्ज पे। क्या उसका वोल्टेज रेशियो है, 2000/200। हमें क्या करना है, एक बार एचवी साइड पे रेफर करके बनाना है उसका इक्विवेलेंट सर्किट, एक बार एलवी साइड पे। तो ये आप एज असाइनमेंट बनाना। और एक क्वेश्चन जो था कि क्या था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन का 3.7, और सर टेबल ब्लर आ रहा क्या हुआ, मैं सर ब्लर आ रहा है। सब ब्लर आ रहा है सर। दिख नहीं रहा है, मतलब ये चीज दिख विजिबल है, मतलब जो हल्का फुल्का भी। है। हल्का फुल्का है बट हाँ, स्क्रीन
अब ये बताओ मुझे, ये चीज को मतलब भूल जाओ, अब ये बताओ कि ओपन सर्किट टेस्ट हम कहाँ पे करते थे? थोड़ा जल्दी, थोड़ा डिस्कशन मोड में क्लास को रखो। लास्ट 10 मिनट मैं 4 बजे से पहले फ्री कर दूंगा, 4 बजे से ही पहले फ्री कर दूंगा, तो टेंशन ना लो। बट थोड़ा डिस्कशन मोड में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको भी। बताओ जल्दी से, ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ पे करते थे? अरे यार, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या चीज को ओपन करते थे, एलवी साइड को कि एचवी साइड को? ये मैंने बताया है ना अभी जस्ट। सर एचवी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो, एचवी? नाम, रोल नंबर? सर 22। अच्छा ठीक है यार, 1 मिनट, ये तो पता नहीं कहाँ है ये। 22 एचवी साइड को ओपन कर रहे हैं। और कोई? कौन सा, मैं नो लोड का पूछ रहा था या इसका शॉर्ट सर्किट का? ओपन सर्किट का पूछ रहा था ना। ओपन सर्किट ये हुआ हमारा। सर ओपन। हाँ, ओपन में आपने क्या बोला, एचवी को ओपन करते हैं, वेरी गुड। और एलवी में हम क्या कर रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। मैं इसीलिए आपसे पूछा था कि आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ पाओ कि क्यों पूछ, मतलब ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओपन सर्किट टेस्ट विथ एचबी ओपन सर्किटेड, ठीक है। और हमारा मीटर्स कहाँ पे कनेक्ट होगा, एलवी साइड पे। ये में से क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे जो था, ये एलवी साइड पे हमने मीटर्स कनेक्ट किया है। तो अब रीडिंग्स कैसे आते हैं? वोल्टेज जो है वो हमारा 200 वोल्ट, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, रेटेड ये 200 वोल्ट जो है ये वाला चीज, ठीक है। रेटेड वोल्टेज पे कर रहे हैं। करंट कितना आया हमारा इस केस में, 4 एम्पियर करंट। एंड पावर कितना आया है, 120 वॉट। ये क्लियर है ये चीज? ये आप एक तरीके से एक रीडिंग समझ सकते हो, आपका जो रीडिंग आपने जब ओपन सर्किट टेस्ट किया ना आज अगर अपने लैब में, आप समझो कि आपका एक्सपेरिमेंट किसी और ने कर दिया और आपको एक्सपेरिमेंट का डिटेल रीडिंग्स दे रहा है, तो वो रीडिंग ऐसा रीडिंग आएगा आपका। ओपन सर्किट टेस्ट विथ एच बी ओपन सर्किटेड, वोल्टेज 200 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, पावर जो है 120 वॉट। अब आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट विथ एलबी शॉर्ट सर्किटेड, इसमें हम क्या करते हैं, एलवी को शॉर्ट सर्किट करते हैं एंड मीटर्स कहाँ पे कनेक्ट होते हैं हमारे, एचवी साइड पे। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे हमने ये बोला कि जो वोल्टेज है ना वो आप मतलब पूरा वोल्टेज नहीं अप्लाई कर देना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो मीटर है वो प्राइमरी साइड पे कनेक्ट है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज देखना है आपको, एचवी साइड पे अगर हमारा मीटर कनेक्ट होगा, इसका रेटेड करंट कितना होगा, 200। एलवी को हमने शॉर्ट किया है ना, एलवी में रेटेड करंट फ्लो करेगा, तो 200 × 10 कितना हो जाएगा, 2000। नहीं, इस वाले को हम कर रहे हैं, ये वाला चीज जो है, ये 2000 × 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 kVA। ये चीज ठीक है। तो हमारा रेटेड करंट हमने यस यहाँ, सर। यहाँ हमने रेटेड करंट यस अप्लाई सर। किए। ये चीज एक पॉइंट बना के लिख लेना इसे, मैं वो नहीं आ रहा पेन वाला आता है ना कहीं पे, तो मैं पेन में बता के ऐसे दिखा देता, ये आ गया। ये जो है ये है रेटेड करंट हमारा, और ये जो है ये रेटेड वोल्टेज है, ये चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो है ये हमारा रेटेड वोल्टेज है और ये हमारा रेटेड करंट है। तो रेटेड वोल्टेज कितना है प्राइमरी पे, 2000, तो 2000 × 10 किया तो 20 kVA आ गया। अब ये 10 करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास वोल्टेज कितना आना चाहिए, तो आइडियली 200 वोल्ट, यही चीज बोल रहा था कि 200 वोल्ट मत अप्लाई कर देना, कम ही वोल्टेज पे आ जाएगा ये 10 करंट, तो ये 60 पे ही आ गया। ये चीज क्लियर हुआ? और पावर कितना है मेरे वाट मीटर में उस समय पे, 300 वॉट। ये रीडिंग्स क्लियर हो गया ना?
बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन होगा तो मैं भेज दूंगा, या जैसे होगा तो खुद भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग समझ में आया सबको? अच्छा, कोई क्वेरी? रोल नंबर 1 से है सभी या 3? सर 5 5 से। से है सर। अच्छा, 5 से। अनमोल, आप क्लास लीव कर सकते हो, और यू शुड ओके सर। मतलब मैसेज करना मुझे एक बार व्हाट्सएप पे। ओके सर, ओके सर। ठीक है। अच्छा, रोल नंबर 5, यस सर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है हमारी क्लास में। सर उसने छोड़ दिया। अच्छा, लेफ्ट है। यार ऐसी चीजों को तो बता ही दिया करो, मतलब ऐसे हर क्लास में बता दिया करो हमें। और और भी है क्या कोई एब्सेंट, मतलब 26 के बाद भी है कोई इस क्लास में? यस सर 27 में। 27 तो प्रेजेंट ही हो, और तो नहीं है कोई? नो सर। ऑलमोस्ट ऑल प्रेजेंट है फिर तो। ठीक है, थैंक यू, यस सर। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी तो थैंक नहीं यू है किसी सर। को? कोई क्वेरी है तो वो डिस्कशन कर सकता है, अदरवाइज द कॉल इज एंडेड फ्रॉम माय साइड, द क्लास इज ओवर। नो सर, अभी नहीं है। ठीक है, मैं एंड कर दूं क्या कॉल फिर? यस सर। ठीक है। यस सर।